3.96 अरब वर्ष पुरानी सबसे पुरानी अर्थ जो चट्टान है उसका रिफरेंस है। कनाडा में डेट उसका आयु जो है निर्धारित की गई है। मंचासीन विद्वतगण प्रोफेसर उपेंद्र नभ त्रिपाठी जी, प्रोफेसर पतंजल मिश्र जी, श्री विश्वभूषण मिश्र जी, प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्र जी अध्यक्षता कर रहे हैं। उपस्थित सभागार में विद्वजन, वेद और वैदिक साइंस के अध्येता सबको मेरा नमस्कार। मैं प्रोफेसर विनय पांडे जी के प्रति बहुत आभारी हूँ जो मुझे यहाँ आमंत्रित किए हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं संस्कृत या वेद का विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ और वो भी भूविज्ञान अर्थ साइंसेज का। तो अगर मेरे पीपीटी में कोई वर्तनी से संबंधित अशुद्धि हो तो उसके लिए क्षमा करेंगे। हो सकता है कि मैं कुछ ठीक से कोरिलेट ना कर पाऊँ अर्थ साइंस और वैदिक साइंस को, वेद विज्ञान को, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। एक प्रयास है जो मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि वेद सारे विज्ञान वेद में हैं, इसलिए सारे ज्ञान विज्ञान का स्रोत है। उसका अर्थ साइंसेज के रिस्पेक्ट में अवलोकन होना चाहिए, उस पर कार्य होना चाहिए, उसका अध्ययन होना चाहिए, उसमें शोध की अत्यधिक आवश्यकता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद में है और शुरू में ही 7 तत्वों की बात कही गई है। तो मुख्य बात है कि 7 तत्व हैं क्या, ये उसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। और दूसरा है ऋग्वेद में अग्नि अपने तेज से पृथ्वी तट को शब्दायमान करे। तो शब्द कहाँ से आएगा, शब्दायमान कैसे होगी पृथ्वी, इसके बारे में विचार करना चाहिए हमें। अगर शब्द है तो पृथ्वी के अंदर से शब्द कैसे होगा। अभी पृथ्वी का जो मोशन होता है पृथ्वी के अंदर, हम शब्द उसका सुन नहीं सकते, फिर भी अभी जो रिसेंट साइंस है उसके वाइब्रेशंस को रिकॉर्ड करता है। तो इसका मतलब कि जो अभी हो रहा है, हमारे ऋषि मुनि जो वैदिक मंत्रों के दृष्टा थे वो पहले से जानते थे कि शब्द यहाँ से उत्पन्न होता है। दूसरा है पृथ्वी, वेदों में 3 पृथ्वियों की बात है। हम तो एक ही पृथ्वी देख रहे हैं, लेकिन ये विचार करने की आवश्यकता है कि 3 पृथ्वी है क्या, और जिसमें सविता, अग्नि, वायु, आदित्य तीनों आकाशों और तीनों पृथ्वियों को व्याप्त करते हैं, ये लिखा हुआ है। फिर दूसरा आता है कि पृथ्वी समुद्र से उत्पन्न हुई। तो जो साइंस का थ्योरी है सबसे पहले कि आग का गोला था, पृथ्वी सूर्य से निकला और गैसियस गैसियस फॉर्म में था, धीरे धीरे ठंडा हुआ, चारों तरफ द्रव हुआ, द्रव से फिर वो सॉलिडिफिकेशन होके जो वर्तमान स्वरूप है धीरे धीरे उत्पन्न हुआ। इसके साथ ही ये भी, तो इसलिए सलिल मग्न कहा गया है। दूसरी चीज है कि अगर वो गैसियस था तो इसका मतलब कि तापमान बहुत अधिक था, तापमान अधिक था, धीरे धीरे तापमान या वो उष्मा, वो ऊर्जा कहाँ गई, कैसे जा रही है, इस पे विचार करना है। अब जरा सा ये वेद में इस तरीके के कुछ मंत्र हैं। उसके बाद से भूगर्भ शास्त्र कहता है कि सौरमंडल से गैसी गोले से उत्पन्न हुआ, घूर्णन और परिक्रमण दोनों, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, वो सूर्य के अनुसार है। लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पन्न हुई, ये साइंस कहता है। पांडे सर अभी कितना बहुत पहले बता रहे थे इस सब का, ये बिग बैंग थ्योरी कहता है कि इस समय उत्पन्न हुई। और पृथ्वी पे 3.96 अरब वर्ष पुरानी सबसे पुरानी अर्थ जो चट्टान है उसका रिफरेंस है। कनाडा में डेट उसका आयु जो है निर्धारित की गई है। अब थोड़ा सा साइंस के दृष्टि से
हम लोग देख लें कि अर्थ का क्या स्ट्रक्चर है, तो सबसे ऊपर में ओनली 3 लेयर मानी जाती है। जो वहाँ वेद में 3 पृथ्वी कही गई थी, क्या ऐसा तो नहीं कि ये 3 पृथ्वी ये है? एक है ऊपर, सबसे ऊपर क्रस्ट, दूसरा मेंटल, तीसरा कोर। फिर जो है इस क्रस्ट को भी बांटा गया है, मेंटल को 2 भाग 3 भाग में बांटा गया है, कोर को 2 भाग 3 भाग कोर को 2 भाग में बांटा गया है, जो दाहिने तरफ है। यहाँ जो रिसेंट स्ट्रक्चर है राइट साइड में, इसमें 7 लेयर हैं। तो ऐसा तो नहीं कि वो जो सात सप्तधाम या 7 हमारे ऋषि देख रहे थे या कह रहे थे, वही तो नहीं है, क्योंकि सारे का अलग अलग एनर्जी लेवल है, सारे में अलग अलग टेम्परेचर है। तो ऐसा तो नहीं कि उसको वो लोग इंगित कर रहे थे। तो वेद के मंत्रों का कैसे इंटरप्रिटेशन किया जाए, कैसे इंटरप्रिटेशन किया जाए, ये जरूरी है। इसमें जो आउटर कोर है, नीचे से ऊपर से चलें, एकदम ऊपर क्रस्ट जो है वो बहुत लगभग 33 किलोमीटर सरफेस से 33 किलोमीटर गैप तक है जिसकी थिकनेस। और उसके नीचे मेंटल है। मेंटल में भी कभी 2 भाग कभी 3 भाग होता है। बीच वो एक ट्रांजिशन जोन है, लोअर मेंटल अपर मेंटल। फिर आउटर कोर अभी भी लिक्विड है, वो द्रवीय अवस्था में है। फिर टेम्परेचर की बात करें तो हर जगह पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। साइंस में आप जैसा कि जानते हैं, ऑब्जर्वेशन जो है एक ही नहीं मिलता है, कई बार रिपीटिशन करने पे अलग अलग ऑब्जर्वेशन आता है। तो केंद्र में यहाँ भले ही 5500 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है सबसे केंद्र में, लेकिन कहीं कहीं 7000 से अधिक डिग्री सेंटीग्रेड का भी रिपोर्ट होता है, 7200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो केंद्र में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, ऊर्जा है। उस ऊर्जा का धीरे 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 ऊपर की तरफ आना है, और कैसे आएगा ये सोचना है, ये कैसे हमारे ऋषि देख रहे हैं। अब वेदों में जो वर्णित है डिफरेंट लेयर्स, 7 धामों वाली पृथ्वी पर पादक्रमण किया विष्णु भगवान ने। तो ये 7 धाम, ऐसा तो नहीं कि ये पृथ्वी की जो 7 लेयर्स हैं डिफरेंट, उसके लिए इंगित कर रहा है। दूसरा है सायण उसे 7 छंद मानते हैं। इसके अलावा ये जो डिफरेंट और इसके अलावा जो इसमें विष्णु का यह पराक्रम जो लिखा गया है, इसमें 7 ऊर्ध्व और 7 अधो भाग कहा गया है। तो जो पृथ्वी के 7 लेयर हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके तरफ इंगित कर रहा है वेद। और जो 7 ऊपर हैं, जो एटमॉस्फियर है, उसको जब जो वर्तमान साइंस लैप्स रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विथ हाइट, इसके रिस्पेक्ट में जब बात करता है, तो सबसे नीचे वाली लेयर को ट्रोपोस्फियर, फिर ट्रोपोपाज, स्ट्रेटोपाज, मीजोपाज और थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर कहता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस जो ऊर्ध्व वाले 7 हैं, 14 लोकों में बताई गई है, तो ऊर्ध्व वाले हैं वो 7 लेयर एटमॉस्फियर के हैं, और जो अधो नीचे वाले जो है 7 लेयर हैं, उसको जो वर्तमान अभी साइंस कह रहा है वो है। तो हमको सोचना चाहिए वेद को और साइंस को मिला के। अब ये जो 3 प्रकार से रखा पाद उन्होंने, तो यही जो मेन जो मुख्य लेयर हैं, क्रस्ट मेंटल कोर, इसको क्या वेद कह रहा है क्या? उसके बाद से ये जो षड्विधा, वो जो पृथ्वी के 7 लेयर हैं, कहीं कहीं उसमें जो एक ट्रांजिशन जोन है, कहीं कहीं नहीं मिलता है। तो ऐसा तो नहीं कि तब अगर नहीं मिलेगा तो 7 से 1 कम होकर 6 हो जाएगा। तो ये जो षड्विधाना शब्द है, उसके लिए तो नहीं है। तो इस तरीके से जो पृथ्वी के अंदर स्ट्रक्चर है, उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा वेद में, हमको ऐसा लगता है कि वेद में इसको इंगित किया गया है। अब जरा सा उस पृथ्वी के अंदर की उष्मा की देख लें कि उष्मा के क्या लेयर है। पृथ्वी के सरफेस पे एकदम 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 40 किलोमीटर के आसपास 870 डिग्री सेंटीग्रेड हो जा रहा है। और एकदम नीचे पृथ्वी के कोर में केंद्र में 7200 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरे फिगर में
5,500 था। तो डिफरेंट एस्टिमेट है साइंस का। तो अगर हम 7,000 माने तो इसमें जो शुभ्र वर्ण आ रहा है, शुभ्र वर्ण और विलक्षण तीन तेज, तीनों भूमियों में प्रसिद्ध है। ये फिजिक्स का नियम है कि जैसे जैसे किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो सबसे पहले वो रक्त लाल रंग का दिखाई देता है, फिर उसके बाद से नीला या ये बढ़ता जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तब वैसे वैसे वो सफ़ेद, उससे उस सफ़ेद रंग वो दिखाई देगा, उष्मा उस तरीके की दिखेगी। तो ऐसा तो नहीं कि ये जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है उससे सफ़ेद या शुभ्र किरणें निकल रही हैं, उसके लिए कहा गया है। इसके बाद इसमें जो अत्यंत वेग और कंपन की बात है, उस समय हमारे ऋषियों ने देख लिया था, जान लिया था कि कंपन है और पृथ्वी के अंदर वेग है। वेग है मतलब वो वेग, ये जो टेम्परेचर है उसके चलते बहुत सारी उसमें धाराएं चलती हैं, तो उसके अंदर जो धाराएं चल रही हैं उसके लिए क्या, वो तो वेगशील होगी और उससे बहुत सारे कंपन निकलते हैं। ये इस तरीके का है। पृथ्वी के अंदर डिफरेंट कन्वेक्शन करेंट्स चलते हैं अंदर, उसी के द्वारा जो एकदम केंद्र में उष्मा है वो धीरे 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 सरफेस पे आती है। तो कहीं, और उसको अग्निगर्भा पृथ्विया, पृथिव्या कहा गया है। तो ये जो है अग्नि, उनको पता था कि पृथ्वी के केंद्र में अग्नि है। और इसके अलावा वो कहते हैं, हे अश्व तू पृथ्वी को कुरेदता हुआ अग्नि खोज। तो इस तरीके से उनको पृथ्वी के केंद्र में अग्नि है ये पता था, जो कि आज साइंस कह रहा है कि इतना टेम्परेचर है। और इस तरीके से पृथ्वी को अग्निवासा भी कहा गया है। और ये कन्वेक्शन करंट है, ये जो ऊपर ये जो ट्रेंच या लिथोस्फीयर लिखा गया है, इसके चलते, इसी के मूवमेंट से, इसे जो कन्वेयर बेल्ट जैसे मेंटल काम करता है, वो पृथ्वी का ऊपरी भाग ये चलता रहता है, इसी से अर्थक्वेक आते हैं। अब अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक से रिलेटेड, भूकंप से रिलेटेड बहुत सारा लिखा गया है वाराह मिहिर और बिल्लाल सेन द्वारा। बिल्लाल सेन का ग्रंथ है अद्भुत सागर, अद्भुत सागर में, और इनका वाराह मिहिर के ग्रंथ में लिखा गया है। तो उसका क्लासिफिकेशन भी किया गया है, आदि वैज्ञानिक अवलोकन वर्गीकरण। इसमें जो क्लासिफिकेशन है, ये जो अभी सर बता रहे थे कि 5 तत्व है महाभूत, उसमें से जो 3 तत्व हैं उनके कॉम्बिनेशन बैलेंस डिसबैलेंस से अर्थक्वेक आने की बात बराह मिहिर ने कही है। इसमें वायु से आएगा तो वायव्य, अग्नि से आएगा तो आग्नेय, जल से आएगा तो जलज। और इतना ही नहीं, उस समय जो है बाद के साहित्य में उसका क्लासिफिकेशन है, कौन कौन अर्थक्वेक वायव्य है, आग्नेय है। जो मॉडर्न साइंस में आग्नेय शैल या भूकंप, वाल्केनिक इरप्शंस होते हैं, वाल्केनिक इरप्शन से भी अर्थक्वेक आते हैं। और पृथ्वी जल के अंदर जो आते हैं, इसके लिए डिफरेंट, यहाँ माइथोलॉजी की, पृथ्वी वो वो गज थे, गज 4 गज पे रुका हुआ है, या ये शेषनाग थे जिस पे विष्णु विश्राम करते हैं, उनके थोड़ा हिलने जुलने से अर्थक्वेक आता है, ये पहले था। अब वायव्य भूकंप, इसका जो भूकंप आता है, ये इसका जो है डिफरेंट क्लासिफिकेशन भी है कि ये क्या क्या करेगा। इसके इफेक्ट से ड्रॉट, डिजीज, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स, ये सब होगा। और ये जो है कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑन टू द ग्राउंड, ये सब होता है। उसी तरीके से आग्नेय भूकंप जो होता है, इससे ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन
और डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट पर्टिकुलरली सफरिंग फॉर एनिमल्स। फिर उसके बाद से जलज भूकंप। अगर समुद्र के अंदर आता है भूकंप तो सुनामी निकलती है, सुनामी होती है, जो कि वेदों में इसका वर्णन है। दूसरा चीज है कि इसके अलावा इसमें क्लासिफिकेशन है कि कौन सा भूकंप किस दिशा में आएगा, किस नक्षत्र में आएगा। जैसे वायव्य के लिए लिखा गया है, हो सकता है कि बाराहमिहिर चूंकि उज्जैन के थे तो उज्जैन को सेंटर मान के पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की बात किए हों, तो वायव्य के लिए कहा गया है कि ज्यादा वो उत्तर में आएगा। तो जो हिमालयन बेल्ट है हमारा, वहाँ भूकंप आने की बात कही गई हो। जलज के लिए कहा गया है कि पश्चिम में आएगा, तो द्वारका जो है कोई भूकंप आया हो, वो चला गया हो समुद्र के अंदर। तो इस तरीके का बात है, तो इसको देखने की जरूरत है। इसके अलावा नक्षत्र, साइंस में जो नक्षत्र, जो यहाँ नक्षत्र की बात हो रही है, तो हर ग्रह या हर जो सेलेस्टियल बॉडी है वो डिफरेंट तरीके का गुरुत्व आकर्षण लगाता है, या उसका ग्रेविटी है वो अपना वो खींचता है। तो ये जो उसका आकर्षण है, जैसे हम दोपहर में देखें, समुद्र के किनारे जाएं, समुद्र के किनारे जाएं तो दोपहर में समुद्र का जल स्तर उठ जाता है जब सूरज एकदम ऊपर आता है। इसका मतलब कि सूरज उधर से खींच रहा है। इसी तरीके से जो डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज की पोजीशन होती है, उसके अनुसार पृथ्वी पर लगने वाले बल के चलते हो सकता है कि पृथ्वी के अंदर, रॉक्स के अंदर डिस्ट्रक्शन जल्दी से हो जाता है। इसीलिए डिफरेंट टेरेस्ट्रियल एंड सेलेस्टियल साइंस, जिसको निमित्त और शकुन भी कहा जाता है वाराहमिहिर के यहाँ, तो ये है डिफरेंट। तो हमें ज़रूरत है एनालिसिस करने की, जो वर्तमान में अर्थक्वेक आ रहे हैं उस अर्थक्वेक डेटा को लेकर, और उसके अनुसार जो सेलेस्टियल पोजीशन है डिफरेंट ग्रहों की, उसको लेके हमको एनालिसिस करना चाहिए कि ये सेलेस्टियल पोजीशन होने पर इस तरीके का अर्थक्वेक आ रहा है, उसका मैग्नीट्यूड इतना है, इतना इंटेंसिटी है, जिससे कि अभी भी साइंस प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहा है। यहाँ साइंस की कमी है, क्योंकि इसके अलावा जब अर्थक्वेक आता है तो डिफरेंट तरीके की गैसेज निकलती हैं, रेडान, कार्बन डाइऑक्साइड उसके पहले से निकलने लगती हैं। साइंस के कुछ पेपर्स इस पे हैं जिस पे कहा जाता है कि हम प्रिडिक्शन कर सकते, लेकिन प्रिडिक्शन तब तक नहीं है जब तक कि आप एग्जैक्ट टाइम, लोकेशन और इंटेंसिटी तीनों चीज ना बता दें कि कितना बड़ा भूकंप होगा, किस जगह होगा और किस टाइम। अगर हमसे कहा जाए कि अगले 10 साल में बनारस में भूकंप आएगा, कोई यहाँ से छोड़ के जाने वाला नहीं है, कोई यहाँ से नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये बता दिया जाए कि कल आएगा 10 बजे, तो सारे लोग शहर छोड़ देंगे कि बचे रहे। तो ये जरूरी है सही समय, स्थान और कितना बड़ा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आएगा, ये तभी। और जबकि उस समय हमारे ऋषि मुनि अपने एनालिसिस से जानते थे, तभी उन्होंने कैटेगराइज किया। अगर नहीं जानते, अब उनका ऑब्जर्वेशन नहीं होता, तो कैटेगराइज कैसे करते। और डिफरेंट जो चार आप बता रहे हैं, चार जो है क्लासिफिकेशन, वरुण, इंद्र, अग्नि और वायु, ये चार कैटेगरी जो है यही कह रहे हैं। लेकिन अभी भी कुत्ते या पशु पक्षी के ऑब्जर्वेशन को लेकर हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। मुख्य बात यह है, उसके लिए जरूरी है जो वेद में ज्ञान है उसको मॉडर्न साइंस से कोरिलेट करने की। और जो पिछले 100-200 वर्षों में जो अर्थक्वेक बड़े आए हैं, डिस्ट्रक्टिव हैं, उनको उस समय के सेलेस्टियल पोजीशन को लेके अगर कोई इन्फरेंस निकलता है तो उस पर काम करने की जरूरत है, यही मैं कहना चाहता हूँ। और सेलेस्टियल पोजीशन की इंडिकेटर। धन्यवाद।